बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी है और सेकंड ईयर फिज़िक्स में आज हम नया आर्टिकल पढ़ेंगे। आज के हमारे आर्टिकल का नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। डियर स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये कई दफ़ा एग्ज़ाम में रिपीट हो चुका हुआ है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? बेसिकली ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसकी मदद से हम एक कोई अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करते हैं। अब जी देखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और वो किस तरह काम करती हैं। तो इसमें 4 अदद रेजिस्टेंस हम यूज़ करते हैं। एक का नाम R1, R2, R3 और R4 होता है। तो R1, R2, R3 नॉन रेजिस्टेंस होती हैं, जबकि इसमें से R4 जो होती है वो अननोन रेजिस्टेंस होती है। और इसके साथ हम एक सेंसिटिव गैल्वानोमीटर इस्तेमाल करते हैं जो B और D के दरमियान दो टर्मिनल्स के दरमियान लगाया जाता है। आप सर्किट डायग्राम देख रहे हैं, इसमें एक ब्रिज की शक्ल की तरह 4 रेजिस्टेंस लगी हैं, R1, R2, R3, R4 और B और D के दरमियान, B और D के टर्मिनल के दरमियान हम देख रहे हैं कि एक सेंसिटिव गैल्वानोमीटर लगा है और इसकी रेजिस्टेंस RG हम सपोज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप देखते हैं कि वर्किंग ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमने इसकी लूप्स बनानी है। हमें इसके 3 सेक्शन नज़र आ रहे हैं, एक A, B, D, A ये एक हिस्सा है और दूसरा B, C, D, A ये एक दूसरा हिस्सा है और तीसरा हिस्सा हम A, D, C और दोबारा A। तो जिस पॉइंट से हमने शुरू करना है उसी पॉइंट पे आकर हमने ख़त्म करना है। तो इस तरह हमारी 3 लूप्स बन जाएंगी। ये आप नीचे देख रहे हैं 3 लूप्स, लूप A, B, D, A। इसमें से जो करंट गुजर रही है हम सपोज करेंगे कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट गुजर रही है I1। लूप B, C, D, B इसमें से करंट गुजर रही है I2 और लूप A, D, C, A इसमें से करंट गुजर रही है I3। डियर स्टूडेंट, एक बात ध्यान में रखनी है कि जो लूप में आपने करंट की डायरेक्शन लेनी है, सभी लूप्स में वही करंट की डायरेक्शन लेनी है। अगर एक लूप में अगर आपने क्लॉकवाइज ली है तो बाकी तमाम लूप्स में भी आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही कंसिडर करनी है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज ली है एक लूप में तो बाकी तमाम लूप्स में हमने करंट की डायरेक्शंस को एंटी क्लॉकवाइज ही लेना है। अब हमने हर लूप के ऊपर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है। तो देखें अब हम क्या कर रहे हैं, अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज ऑन लूप A, B, C, D, A। ये देखें अप्लाइंग लूप हमारे पास है A, B, D, A और इसके ऊपर हमने क्या करना है, हमने वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो A से B के दरमियान रेजिस्टेंस R1 लगी है तो वहाँ से करंट I1 गुजर रहा है, तो लिहाजा यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा -I1 R1। ये पहली टर्म हमारी आ जाएगी। अब जब करंट B से D की तरफ जाएगा और रेजिस्टेंस RG से गुजरेगा तो करंट देखें, एक करंट ऊपर से नीचे आ रही है I1 और इस तरह में एक करंट D से B की तरफ जा रही है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो उस सूरत में हमने नेट करंट लेनी है, हमने I1 और I2 को माइनस कर देना है। तो जो नेट करंट इस वक्त उस सेक्शन में से गुजर रही होगी दैट वुड बी I1 माइनस I2 और इसको गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस RG के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और नेगेटिव साइन लगाना है, चूँकि यहाँ भी वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब करंट ने D से A की तरफ जाना है। अब D और A के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो R3 है और I1 करंट D से A की तरफ जा रहा है, लेकिन उसी इसना में करंट I3 A से D की तरफ आ रहा है। तो हमने नेट करंट लेना है, जैसे पहले हमने लिया था, I1 माइनस I3 हो जाएगा और रेजिस्टेंस R3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये पहली लूप इक्वेशन हमारी आ जाएगी और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोलना है। अब हमने दूसरी लूप के ऊपर B, C, D, A लूप के ऊपर जो है ना, ये देखें ये हमने लिखा हुआ B, C, D, A लूप के ऊपर हमने किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाना है। तो B से C के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो R2 है और करंट गुजर रहा है I2, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वोल्टेज ड्रॉप बन जाएगा। तो I2 R2 और चूँकि वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है लिहाजा नेगेटिव साइन। अब करंट C से D की तरफ आएगी तो वो I2 करंट होगी और इसी सना में D से C की तरफ करंट जा रही है I3, लिहाजा हमने इन दोनों का नेट करंट लेना है। तो ये बन जाएगा I2 माइनस I3 और मल्टीप्लाई कर देना है आपने R4 के साथ और इसी तरह ये करंट फिर D से B की तरफ जाएगा
तो और उसी तरह में एक दूसरा करंट डी से बी की तरफ आ रहा है। तो नेट करंट जैसे आपने ऊपर लिया था, लेकिन लूप करंट को आपने बड़ा रखना है। तो I2 में से I1 माइनस करना है और जी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारी दूसरी लूप इक्वेशन आ जाएगी। अब हमने इनको मैथमेटिकली सॉल्व करना है। सो जी स्टूडेंट, अब हमने इन दो इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को मैथमेटिकली सॉल्व करना है। व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस करने के लिए, यानी इसको सही असूल के तहत काम करने के लिए इसको बैलेंस इसका होना शर्त है। अब बैलेंस होना क्या होता है? ब्रिज का बैलेंस होना ये होता है कि बी और डी के दरमियान करंट फ्लो नहीं करनी चाहिए। करंट को सर्किट के रेजिस्टेंस, आउटर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से गुजरना चाहिए। जो दरमियान में रेजिस्टेंस लगी है बी और डी के दरमियान, वहाँ से नहीं गुजरना चाहिए। लिहाजा ये तभी पॉसिबल है जब बी और डी का पोटेंशियल एक जैसा होगा, यानी I1 माइनस I2, फिर करंट क्या हो जाएगी 0, या फिर हम कह सकते हैं I1 और I2 क्या हो जाएगी एक दूसरे के इक्वल। अब इस इक्वेशन नंबर 3 को हमने यूज़ करना है। इक्वेशन नंबर 3 को हमने पिछली दो इक्वेशंस में यूज़ करना है। इक्वेशन नंबर 2 और 1 में इसको यूज़ करेंगे और वहाँ वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी, RG वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा दोनों इक्वेशन में, और हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 और 5 की शक्ल में दो इक्वेशन आ जाएंगी। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 4 और 5 को आपस में डिवाइड कर देना है। इधर ऊपर नीचे रखें और डिवाइड करें, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि करंट वाला फैक्टर एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये हमारे पास बॉक्स में आप देख रहे हैं, ये फाइनल फॉर्म आ जाएगी R1 डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाई R4। इसको हम बोलते हैं व्हीटस्टोन्स बैलेंस कंडीशन। ठीक है, अब इसी इक्वेशन से हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो फर्ज कर लिया Rx इज इक्वल टू R4, ये हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस है, और सपोज कर लिया कि R1, R2 और R3 ये नोन है। अब हम ये फॉर्म इस तरह बना देंगे, R4 इज इक्वल टू R2 मल्टीप्लाई बाई R3 डिवाइडेड बाई R1, और R4 की जगह Rx भी लिख सकते हैं। तो R2 मल्टीप्लाई बाई R3 डिवाइडेड बाई R1, इस फार्मूले से हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को मालूम कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।